मेरा ये सौभाग्य है कि सरकार बनने के पश्चात मुझे ये 5वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ और ये बजट जो है वो 51,365 करोड़ रुपए का इसका आकार जो है जो प्रस्तावित है उस रूप में है। और जहां कोविड की सारी परिस्थितियों के कारण पूरे विश्व की इकोनॉमी प्रभावित हुई, देश की और प्रदेश की भी प्रभावित हुई, तो बहुत बड़ा संकट हमारे सामने था उस दृष्टि से कि आदमी के जीवन को भी बचाया जाए और दूसरी तरफ विकास के कार्य को भी चलाया जाए। संभवतः ये दौर किसी मुख्यमंत्री के जीवन काल में नहीं था। उससे पहले बहुत कुछ उससे सीखा भी, और लेकिन बहुत सारी चुनौतियों के सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और जहाँ तक अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, मैं देख रहा हूँ कि अब बहुत तेज़ी से हमारी प्रदेश की जो आर्थिकी जो कोविड के कारण प्रभावित हुई थी, अब धीरे धीरे वो पटरी पर आ रही है। 2021-22 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 8.3% की वृद्धि होने की संभावना है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और ज़्यादा इसमें सुधार होगा। हमारा इस बजट का फोकस हमने पहले दिन से ही पहली कैबिनेट की बैठक में जो सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से कुछ चीज़ों को करने का कुछ हमने जो प्रयास किया है, उसमें बहुत बड़ा जो है बजट का हिस्सा उसमें हमने जो है वो समर्पित किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 60 साल की आयु के ऊपर सभी को अब आय सीमा में छूट के साथ पेंशन का प्रावधान करने का हमने इस बजट में घोषणा की है। और इसके कारण जो है वो जहां हम पेंशन पर पहले जो है वो 450 करोड़ रुपए खर्च करते थे और आज वो पेंशन यानी सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर हम 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा, जिसको मैं कह सकता हूं कि एक एरिया जहां जिसको हमने फोकस करके, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जिसको सही मायने में मदद की ज़रूरत है, उसको हमने फोकस करके किया है। और जहां गरीब वहां हम, इस बात को हमने सुनिश्चित किया है। दूसरी बात में ये भी मैं कहना चाहूँगा, जो नए इनिशिएटिव्स हमने लिए, हमने किसी भी इनिशिएटिव जो लिया उस इनिशिएटिव को एक मुकाम तक पहुंचाया। अगर हमने ये तय किया गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से कि हर एक घर में गैस का चूल्हा पहुंचना चाहिए, तो उस लक्ष्य को हासिल करके छोड़ा है। और उसमें हमने लगभग 3,25,000 गैस के कनेक्शन दे करके उस लक्ष्य को पूरा किया है। 3,25,000 के लगभग, एग्जैक्ट फिगर क्या है ये?
ये तो 480 सिर्फ घरों के लिए है, आवासीय जो ये किए हैं 22,000 को दे चुके हैं, आगे हम कह रहे हैं 12,000 और और उसके बाद दूसरा एक लक्ष्य हमने इस बात को भी फोकस किया, जहां हिमाचल प्रदेश में 3,500 और 4,000 के करीब हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत मकान दिए जाते थे। वहां हमने 22 को दे चुके थे। अब की बार 22-23 में जो है वो 13,000 आवास जो है वो देने का हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है। हम कई गुना उससे ज़्यादा बढ़े हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में इस बात से हम सहमत हैं कि हर आदमी के पास घर है, लेकिन किसी के पास अच्छा घर हो, इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से। और 22,000 लोगों को हम जो है वो अभी तक जो है वो हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत मकान दे चुके हैं। यानी कि फिर भी लक्ष्य एक गरीब आदमी को मदद करने का। और उसी तर्ज पर अगर आगे हम बढ़ करके कहें, जो हिम केयर की हमने योजना चलाई, उस हिम केयर के योजना को भी एक मुकाम तक पहुंचाया है। और उस हिम केयर की योजना को पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 200 करोड़ से ज़्यादा हम अभी तक उसमें खर्च कर चुके हैं। और उसके साथ साथ में 2 लाख से ज़्यादा 2,20,000 के करीब जो है लोगों का मुफ्त में इलाज करने में हम उसमें कामयाब हुए हैं। और ये भी गरीबों के लिए समर्पित है। गरीब आदमी जो अपना इलाज नहीं कर सकता, उसके लिए इस दृष्टि से हमने ये सारा एक इनिशिएटिव लिया है और उस योजना को आगे बढ़ाया है। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे सारे जितने भी हमारे छोटे छोटे एक दिहाड़ीदार की दिहाड़ी बढ़ाना, और अब की बार मैं समझता हूं कि शायद मैं आज तक के इतिहास में 50 रुपए की इंक्रीज आज से पहले कभी नहीं हुई है एक साथ। और जिसके कारण जो हमारे जितने भी हमारे जो आउटसोर्स का एम्प्लॉयज हैं उनको भी उसमें लाभ मिलेगा। और जो पैरा वर्कर्स हैं उन सबको, जैसे आंगनबाड़ी के लिए हमने तय किया कि आंगनबाड़ी के लिए 1,700 रुपए की इंक्रीज की है, और हमारे ही कार्यकाल में 4,500 की इंक्रीज की है। आशा वर्कर के लिए 1,825 रुपए की इंक्रीज की है। ये भी उनके इसमें जो है सबसे बड़ी इंक्रीज आज तक के इसमें है। और उनको लाभ देने की कोशिश हुई है। अगर दिहाड़ीदार की अगर 50 रुपए के हिसाब से हम बात कहें, जिसका मैंने जिक्र अंदर भी कर लिया है, उस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि अब दिहाड़ी जो है वो 350 रुपये हो जाएगी। और हमारे ही कार्यकाल में 4,200 रुपये प्रति माह का लाभ एक दिहाड़ीदार को इन 4 वर्षों में मिला है। इस 5वें बजट में मिला करके मिला है, जो आज तक के सभी बजटों में समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा है। और इसलिए सभी कैटेगरीज का मैंने जिक्र करूंगा, उस पर बहुत लंबा वक्त लगेगा। सभी कैटेगरीज का तो कितना भार बढ़ा है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर? सभी कैटेगरीज में सभी का उस तरह के कैलकुलेशन तो मेरे पास इस वक्त नहीं है, वो अलग से करीब 800 करोड़ का 800 करोड़ का लगभग 800 करोड़ रुपीस का जो है इस प्रकार से ये फिगर बनती होगी। वाटर कैरियर का बढ़ाया, मिड डे मील का बढ़ाया, सिलाई अध्यापकों का बढ़ाया, आंगनबाड़ी सहायिका का बढ़ाया, मिनी आंगनबाड़ी का उनका बढ़ाया, पैराफिटर का बढ़ाया, जिनके जल रक्षक का बढ़ाया। और इंक्रीज भी सब्सटेंशियल इंक्रीज किया। अदरवाइज क्या होता था, 50 रुपये 100 रुपये की इंक्रीज ऐसी होती थी। अब की बार इंक्रीज जो एक बहुत बड़ी इंक्रीज उसमें की है, क्योंकि इस महंगाई के इस दौर में। तो मैं इस बात को कह सकता हूँ कि ये समाज के गरीब वर्ग के लिए समर्पित यह बजट रहा है। और निश्चित रूप से इस कोविड की सिचुएशन में जो हालात थी, जो परिस्थितियां थी आर्थिक रूप से, उसके बावजूद ये
प्रयत्न हुआ कि सभी वर्ग को कुछ ना कुछ लाभ के रूप में हम उपलब्ध करा सके, ये हमारा प्रयत्न हुआ है और उसमें हम सफल हुए हैं। तो मैं आप सबके बीच में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी सारी चीज़ों को लेकर के कुछ और बातें होंगी, ठीक है। इसमें इस बात से हम सहमत हैं कि आर्थिक स्थिति प्रदेश की जिस दौर में से गुजर रही है वो छुपी नहीं है, इस दृष्टि से सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं। लेकिन उसके बावजूद में ऐसी परिस्थिति में जो बेहतरीन किया जा सकता तो वो प्रयत्न किया है, वो प्रयास किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने स्ट्रेस किया है सोलर एनर्जी के ऊपर, सोलर और एग्रीकल्चर के ऊपर जी। इसमें सोलर में स्पेसिफिकली हर रूफटॉप के ऊपर हर आदमी लगाएगा तो कुछ इंसेंटिव गवर्नमेंट देगी उनको? 4 से 6 करा सर। तो 4 से 6 किया हमने, 4,000 से 6,000 रुपये पर किलोवाट। टोटल बजट का 1/5 जो है वो लोन पेमेंट रीपेमेंट जहाँ इंटरेस्ट में जाएगा, तो इसको रिड्यूस करने के लिए कोई फोकस है इस पे? 21% हो जा रहा है, 100 रुपये में से 21 रुपये उसमें जाएगा। निश्चित रूप से बड़ा हिस्सा सैलरी में, पेंशन में और लोन की रिकवरी में और सारी चीज़ों में जा रहा है, इसमें तो दो राय नहीं है। डेवलपमेंट में कितना लगेगा? लेकिन फिर भी उसके बावजूद डेवलपमेंट के लिए हमारे पास टोटल कितना बच रहा है? एक्चुअली सर ऐसा है कि जो बजट के सोर्सेज जो हैं वो हमारे एक तो स्टेट के ओन रेवेन्यूज होते हैं। ओन रेवेन्यू दो प्रकार के होते हैं, एक टैक्स रेवेन्यू होता है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे पावर से तो करीब 25% जो है वो हमारा यहाँ से आता है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है करीब 48% सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद जैसा कि आपने कहा कि 20-22% जो है वो बोरोइंग से आता है। ये तो रेवेन्यू रिकवरी में भी फॉल है इस बार? नहीं, इस वक्त आप ये देखिए कि यही सबसे बड़ी एक हर्ष की बात है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने भी बताया कि पहली बार बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि जो शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस है वो जो केंद्रीय सरकार ने जब अपना बजट प्रस्तुत किया था मार्च 2021 में, तो जो बताया था उससे 600-700 करोड़ इस बार ज़्यादा आ रहा है। और यही हमें उम्मीद है, यही एक आशा है कि ना केवल हमारा शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस 22-23 में बढ़ेगा, बल्कि हमारे अपने टैक्सेस भी करीब 15%। एक पैरा है कितना होगा सर? It is likely to go up to how much? No, I'll just come to that. But first, let me tell you that there is a para in the budget which very clearly says that there has been an increase of 15% in the tax revenues of the state. We expect a similar increase in the coming year also. But as I was telling you कि करीब हमारा जो अपने स्टेट रेवेन्यू है करीब उसमें 12% का इंक्रीज लगाकर वी आर एक्सपेक्टिंग टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू विल गिव अस समवेयर बिटवीन 13 to 14,000 crores, which is an increase of about 15%, and after a very long time because of COVID, तो हम तो डाउन ही थे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि वर्तमान वर्ष में भी वी हैव गेन्ड बोथ फ्रॉम सेंटर एज वेल एज अवर ओन रिसोर्सेज, और इंशाअल्लाह अगले वर्ष में भी दोनों ही सोर्सेज से वी एक्सपेक्ट मोर ऑफ रेवेन्यू। सर इसमें फॉर्म कितना है सब्जेक्ट? जो लोन बर्डन है आपने परसों 63,200 करोड़ बोला था, बजट में वो कितना दर्शाया गया है? ना उतना ही दर्शाया गया है, लेकिन उसमें जरूर है कि जो हमारी जो बोरोइंग लिमिट जो है, बोरोइंग लिमिट जो है आने वाले समय में उसको 62,300 as on 21st of February. One has to understand that there are two things. One is your authorization for a particular year. Year has not ended so far. Year जो है वो मार्च में खत्म होगा, बट जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एज ऑन टुडे जिसको हम बोल सकते हैं, एज ऑन टुडे, एंड दैट यू कैन फाइंड इन द FRBM स्टेटमेंट आल्सो। ये डिफिसिट कैसे बिल्ड कर रहे हैं? डिफिसिट जो बजट में है, हाउ आर यू मीटिंग बाय लोन्स और बाय व्हाट? ये देखिए जिस प्रकार से बताया यहाँ पर सक्सेना जी ने कि अपने रिसोर्सेज से, और माध्यम तो यही अपने रिसोर्सेज जो रेवेन्यू के रिसोर्सेज हैं, और उसके अलावा जो केंद्र सरकार से जो हमको मदद मिलती है विभिन्न योजनाओं में, उससे सारी चीज़ को इसको ब्रिज करने की कोशिश करते हैं, इस गैप को। सर लास्ट ईयर जो हमारा सर एक मिनट में सीएम साहब की बात नहीं बोलना चाहूंगा। नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 6.5 और 6.2 और इस बार 8.4 का हम ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो कैसे हुआ? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बड़ा 14.5 का ग्रोथ कैसे हो गया एक साल में? डिस्पाइट कोविड? नहीं, डिस्पाइट कोविड में इस बात को कह रहा हूँ, एक तो रेवेन्यू हमारे इम्प्रूव हुए हैं, और दूसरी बात सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर ने बहुत सपोर्ट दिया। क्यों जी? सर इट वाज अ बम्पर क्रॉप ऑफ एप्पल, दैट इज बट आपको ये भी समझना होगा कि व्हेन यू लुक, पर उससे पहले सर एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा, जहाँ रिसोर्सेज की बात है, मुख्यमंत्री महोदय के स्पीच में भी लिखा है कि इस वर्ष 600 करोड़ रुपए के कैपिटल के लिए स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस आई थी, और आपने देखा होगा कि अगले बजट में
केंद्रीय वित्त मंत्री ने उसको पूरे देश के लिए उसको बहुत बढ़ा दिया है. So that is also something which we are looking for in the next year. जो आप इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं, we have to see it is not a simple mathematics that you move from minus. It was अनुमान था -6.2 का, but when the final figure came it was 5.2. So from 5.2 13% की 13%, ये ऐसा लीनियर नहीं है, because you know you have to see the base has also come down, isn't it? तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप क्या देखिए कि द GSDP हैज इंक्रीज बाय अबाउट 18,000-19,000 करोड़. सो दैट इज एन एब्सोल्यूट नंबर. ये जो है ये रिलेटिव नंबर होते हैं, क्योंकि हर बार इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है उसका एक बेस होता है. तो क्योंकि पिछली बार निगेटिव हो गई थी तो ऑब्वियसली बेस लोअर था, तो इन लेस एफर्ट द रिटर्न वाज मोर. बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू सी दैट द GSDP हैज इंक्रीज्ड, एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू सी दैट द पर कैपिटा इनकम has increased by almost 10% despite COVID. So आप देखिए कि that gives you an idea that the economy is recovering and is on the right track. सर फार्म सेक्टर में हॉर्टिकल्चर में फिशरीज में बहुत बड़ा आपने फोकस किया है. व्हाट इज द विजन नाउ यू हैव ओनली फ्यू मंथ्स. एक तो सबसे बड़ी बात है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हमें अभी भी उम्मीद है कि ऐसे संकट में जब इसी सेक्टर ने हमको मेजर सपोर्ट दिया, तो आने वाले समय में इस पर फोकस करना चाहिए और ज़्यादा बेहतर ढंग से फोकस करें, और बेहतर काम करने के कारण जो है उसमें प्रदेश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल ये देगा. और जहाँ तक ये जो नए कुछ इनिशिएटिव्स की दृष्टि से जहाँ हम अभी तक ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, जैसे फिशरीज़ का आपने उस पर फोकस किया है, जिसमें और ज़्यादा स्कोप है, गुंजाइश है, संभावना है, तो इसलिए इस दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए. एक जेंडर बजटिंग का एलिमेंट भी है बजट में. सो व्हाट इज द एक्चुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट? एक बार मैं जोड़ूं सर एग्रीकल्चर में. ये 2 इनिशिएटिव आपने देखे होंगे जो सर ने पिछली बजट में घोषित किए थे कि हम लोग बहुत साइंटिफिकली प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे. नीति आयोग के एक मेंबर रमेश चंद जी के साथ मिलकर हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इनिशिएटिव्स लिए वो उनकी रिपोर्ट के आधार पे लिए. सो इट वाज नॉट कि दे केम जस्ट ऑल ऑफ अ सडन. इट वाज अ वेरी साइंटिफिक स्टडी विच प्रोफेसर रमेश चंद कंडक्टेड फॉर हिमाचल एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर. सेकेंड थिंग, द सेकेंड बिग इनिशिएटिव विच वॉज टेकन बाय सर लास्ट बजट वॉज दैट हम बच्चों के कुपोषण के लिए स्टडी करवाएंगे. वो हमने डॉक्टर पॉल के साथ मिलकर करी. तो आज जो आपने मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना देखी और उसके 7 पिलर्स को सर ने बोला, दैट इज ऑल्सो अगेन बेस्ड ऑन कंसल्टेशन विद द नीति आयोग. तो आई एम सेइंग दैट वॉट एवर हैज बीन अनाउंस्ड टुडे हैज अ वेरी डीप साइंटिफिक एनालिसिस बाय नन अदर देन नीति आयोग मेंबर्स देमसेल्व्स. बाकी आप कुछ जेंडर पे जो आप कह रहे थे, हाँ, जेंडर वाली बात है. जेंडर पे ऐसा है कि जेंडर में फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव कम अप विद अ जेंडर स्टेटमेंट. देयर आर नॉट मेनी स्टेट्स व्हिच डू इट. इसमें स्कीम्स को 2 भागों में बांटा गया है, एंड दिस विल प्रोग्रेस एंड इम्प्रूव ओवर ईयर्स. एक वो स्कीम्स हैं जो 100% विमेन ओरिएंटेड. सो यू विल फाइंड अ कंप्लीट लिस्ट और उसमें कितने बेनिफिशियरीज हैं. और दूसरी वो स्कीम्स हैं जो यूनिवर्सल स्कीम्स हैं, वो सबके लिए हैं, लेकिन उसमें ये देखा गया है कि उसमें से महिलाओं को कितना हिस्सा जा रहा है. एंड इट्स अ वेरी हैप्पी पिक्चर फॉर द स्टेट. फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम जैसे सीएम साहब ने घोषणा की थी संबल नारी की 65 से 70 फ्री है, तो दैट इज 100% विमेन स्कीम. दिस टाइम सीएम हैज डिक्लेयर्ड 60 to 70. So 60 to 60. That is a universal scheme. So next year we will tell you कि how many women benefit. सर जेंडर और जो इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, हाँ सर, उसमें सर जो बहुत बड़ा पोस्ट, बहुत बड़ा महिला सशक्तिकरण योजना है 4 और 5 बहुत बड़ा फोकस किया है. रिवॉल्विंग फंड बढ़े, दोनों जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 डिस्ट्रिक्ट्स का अंतर था इंटरेस्ट सबवेंशन का, वो कम कर दिया, बिल्कुल बराबर 4% पे कर दिया. जो कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी काम कर रही है, उनकी डेली जो पहले थी 350 वो बढ़ा के 500 करी. इसी तरह से प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना को कवर किया. तो ये सारे इनिशिएटिव सर, एक वो जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट 35% सब्सिडी टू लेडीज. इवन इन नेचुरल जीरो बजट फार्मिंग देयर वुमेन. हाँ, यस देयर आर. आपने कहा है कि 30,000 जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे. आर दीज ओनली इन द गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट को मिला के? देखिए, रोजगार की पॉसिबिलिटी जो हम एक्सप्लोर करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सारे सब मिला करके
लास्ट टाइम का जो बजट था उसमें 20,000 करोड़ सप्लीमेंट्री बजट इस बार ऐड हुआ, वो भी तो बजट का पार्ट होता है। इस बार भी हर बार